हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और आज हम समझने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान के चलिए कि एक चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज हमारा होता है सोर्स चार्ज। क्या होता है? सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज क्या निकालता है? फील्ड। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस सोर्स चार्ज को आप मानिए फादर, मानिए क्या मानिए? फादर, ठीक है। तो फादर की भी एक फील्ड होती है। अब हमारे सब फादर की क्या होती है? एक फील्ड होती है, ठीक है। और एक कोई बेटा है क्यू, स्मॉल क्यू, वो मूवी देख रहा है। क्या देख रहा है? मूवी, ठीक है। वो क्या देख रहा है? मूवी। तो वो मूवी देख रहा है, तो मूवी जो घर से मूवी कहाँ पे है? इन्फिनाइट में, मान लो बहुत दूर है मूवी थिएटर। तो वहां बैठ के जो बेटा है, मान लो दिस इज सम सेम लाइक फादर, और जो माइनस क्यू है वो क्या है? बेटे जैसा है। तो बेटा क्या है? मूवी देख रहा है। अब पापा को खबर लगे कि बेटा यार स्कूल नहीं गया है, उसको वो मूवी देखने गया है। तो पापा क्या करेंगे? उसको लाएंगे, ठीक है, खींच के लाएंगे, कान पकड़ के लाएंगे। तो वैसे इसमें भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि घर में वापस पापा लाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अपन कहीं पे एनालिसिस कहीं बीच में करते हैं। यहां पे चार्ज Q है और ये जो दूरी है ये दूरी x है, ठीक है। तो इस दूरी x पे जो ये चार्ज Q है, इसका जो फोर्स लगेगा यहां पे F इलेक्ट्रिकल, वो क्या लगेगा? KQ/x², ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्ज Q का, इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन जो फादर है वो कान पकड़ के इसको वापस लाएंगे। तो जो फादर लगाएंगे वो इतना ही फोर्स लगाएंगे जितना रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स मतलब जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मूवी है, मूवी का डिस्ट्रैक्शन है, उसको वापस मूवी थिएटर लाना चाहता है, लेकिन पापा क्या है? कान पकड़ के वापस को ला रहे हैं। तो पापा को इन्फिनाइट से, मूवी थिएटर से किसी आर पॉइंट में लाना है। कहां लाना है? किसी आर पॉइंट में लाना है। वो आर पॉइंट मान लो ए है। तो मूवी से कान पकड़ के कहां लाना है? ए पॉइंट तक लाना है, ओके। तो अब जब ये फोर्स लगाएंगे, फादर लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स है, जब ये फोर्स लगाएंगे तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लेते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स पे, वो dx है। कितना है? dx डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? dx, ठीक है। तो तो इस डिस्प्लेसमेंट dx में, इस डिस्प्लेसमेंट dx में अगर हमने इंटरवल dx ले लिया है, तो जो स्मॉल वर्क डन आएगा वो आएगा एफ dx, ठीक है। एफ dx आएगा। अब मान लो ये जो हमारा एफ एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का जो आएगा वो एक्स dx। अब हमने एक छोटा डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया है? क्योंकि जो हमारा एफ एक्सटर्नल है वो इक्वल और अपोजिट है किसके? वो इक्वल और अपोजिट है हमारे इलेक्ट्रिकल फोर्स के, ठीक है। जितना डिस्ट्रक्शन लग रहा है उतना फादर ने फोर्स लगाया, जिससे कि ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत धीमे धीमे इसको लाया जा रहा है इनफिनाइट से आर दूरी पे, ठीक है। अब क्योंकि ये फोर्स एक्स पे डिपेंड करता है, तो ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। जब ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इस छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए जो इसका वेरिएशन होगा, क्योंकि एक्स, ये dx बहुत छोटा है, डिफरेंशियल है, तो यहां पे जो इसका वेरिएशन आएगा उसका बहुत कम आएगा, तो उसके लिए हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये dw क्या हो जाएगा? हमारा f एक्सटर्नल है तो ये हो जाएगा माइनस f इलेक्ट्रिकल dx, और f इलेक्ट्रिकल हमारा क्या है? KQ/x² dx, ठीक है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट dx क्यों चूज किया? हमने इसलिए चूज किया क्योंकि इस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स का वेरिएशन आएगा, फोर्स का वेरिएशन आएगा, हम लोग उसको निग्लेक्ट करते हैं। वी कैन निग्लेक्ट, हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। एंड कैन कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट फोर्स, और हम उसको एक कांस्टेंट फोर्स जैसे मान सकते हैं, ठीक है।
इसलिए हमने dx डिस्प्लेसमेंट लिया, क्योंकि अगर हम बड़ा डिस्प्लेसमेंट लेते तो फोर्स कांस्टेंट नहीं होता। जब फोर्स कांस्टेंट होता तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब फोर्स कांस्टेंट होता है, इसलिए हमें मजबूरन dx डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ा। और एफ एक्सटर्नल की कोई वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिकल है, एफ इलेक्ट्रिकल ये। अब हमें बड़ा वर्क डन चाहिए, ऐसे बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट dx आएंगे, उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल वर्क डन आएगा। टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन। ठीक है, कहां से कहां आएगा, इनफाइनाइट से कहां तक आएगा, r दूरी तक आएगा। ठीक है, इनफाइनाइट से r दूरी तक आएगा। तो ये क्या है, माइनस k q x स्क्वायर dx। ठीक है, अब k q कांस्टेंट है तो k q हमारा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस k q बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r x की पावर -2 dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। तो फिर से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये k q हो जाएगा और ये 1/x। ठीक है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा तो k q, अपर लिमिट क्या है 1/r और लोअर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो हमारा जो वर्क डन आ जाएगा, वो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा, k q फोर्स जो लगेगा तो इसकी वैल्यू होगी k q q होगी कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। k q1 q2 अपन r स्क्वायर होता है, तो k q q होगी, एक स्मॉल q यहाँ पे मिस हो गया है, तो एक स्मॉल q और स्मॉल q, तो क्या आ जाएगी k q अपॉन r, जहां पे k हमारा क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू है। तो ये वर्क डन आ गया एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, ये वर्क डन आ गया एक्सटर्नल एजेंट का। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ा पिताजी को अपने बच्चे को इनफाइनाइट से मूवी थिएटर से किसी एक आर दूरी पे, घर से आर दूरी पे लाने के लिए। ठीक है, k q अपॉन r। ठीक है, अब ये जो वर्क डन हुआ है, ठीक है, अब जो वर्क डन बाय एजेंट होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है वर्क डन का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब जानबूझ के जो एफ एक्सटर्नल था वो जस्ट इक्वल अपोजिट लग रहा है एफ इलेक्ट्रिकल के, तो जो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो एक ही स्पीड से आएगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो हमें बहुत धीमे लाना पड़ता है, उतना ही फोर्स आना पड़ता है जितना इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, जिससे चेंज इन एनर्जी क्या आ जाए 0। तो हमारा W बाय एजेंट क्या हो जाएगा, डेल यू हो जाएगा। W बाय एजेंट ये है, तो डेल यू जो हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो k q बाय r हो जाएगी। ठीक है, k q बाय r। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, वो इतने का आएगा। पहले पोटेंशियल क्या होता है, इंटरेक्शन होता है दो चार्जेस का। पहले दो चार्ज, एक यहां पे था घर में था, एक मूवी थिएटर में था, तो इंटरेक्शन कुछ था, और फिर ये चार्ज यहां आर पे आ गया तो कुछ इंटरेक्शन हो गया, तो चेंज हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई वो k q बाय r है। मतलब जो भी वर्क डन हुआ पिताजी द्वारा, जो भी वर्क डन हुआ वो किस में चेंज हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में स्टोर हो गया। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें नोट करने हैं। ठीक है, तो इस तो बेसिकली 3 हो जाएंगे फॉर्मूले, W एजेंट, ठीक है, इक्वल टू डेल यू, ये भी अपन लिख सकते हैं। तो ये 3 फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। पहला W एजेंट का वर्क डन क्या होगा, k q बाय r। सेकेंड डेल यू भी वही है, k q बाय r, जिससे तीसरा क्या हो जाएगा, W एजेंट डेल यू के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू चार्ज पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू चार्ज पे। ठीक है, या जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, क्यू चार्ज पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था आज का, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। तो लास्ट लेक्चर पोटेंशियल एनर्जी वाले लेक्चर में हमने डिराइव किया था, क्या डिराइव किया था, जो W था वाला फॉर्मूला क्या आया था, करेक्ट, k q अपॉन r। ये वर्क डन बाय क्या था, एजेंट था।
और ये किसके लिए ड्राइव था, दो चार्जेस थे Q और Q और सेपरेट बाय डिस्टेंस थे R, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है, वो आती है इतनी। और यही हमारा किसके बराबर था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर था। क्यों था, क्योंकि इस स्मॉल q को लाने में जो हमने फोर्स लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, वो F इलेक्ट्रिकल के बराबर ही लगाया था, जिससे एक्सेलरेशन जीरो था। एक्सेलरेशन जीरो था तो चेंज इन स्पीड भी क्या होगी, जीरो आएगी। तो यहाँ पे जो आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म, वो कैंसिल हो जाता है। तो वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू ये आया था, ठीक है। और जब हम ये डिराइव कर रहे थे तो हमने लगाया था इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स, ये हमने लगाया था इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट डी एक्स। अब और ठीक है, और लिमिट लगाई थी इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल। हमारा इनिशियल जो चार्ज था वो क्या था, इनफाइनाइट में था, और फाइनल r दूरी में था, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो फोर्स है उसको अपन, ये एक्सटर्नल फोर्स था हमारा जो माइनस में आया था, ये आ गया था माइनस, और जो F इलेक्ट्रिकल होता है वो QE के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा QE डॉट डी एक्स इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो ये फॉर्मूले है। अब इस फॉर्मूले से हमें सीखने को क्या मिलता है, इस फॉर्मूले से सीखने को मिलता है कि ये जो चार्ज है, जो हमारा वर्क डन है या चेंज पोटेंशियल एनर्जी है, ये चार्ज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर ये चार्ज बड़ा हुआ, जैसे Q से 2Q हो गया, तो वर्क डन भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। मतलब जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वो डिपेंड कर रही है चार्ज पे, इस स्मॉल चार्ज Q पे। अगर चार्ज बड़ा होगा तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, अगर चार्ज छोटा होगा तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो इसी को अगर हम W बाय एजेंट जो है, जो हमारा Q बाय R आ रहा है, इसी को अगर हम Q से डिवाइड कर दें, तो अगर हम Q से डिवाइड कर दें तो ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, KQ बाय R, ये आ जाएगा ना। अब ये जो हमारा नया टर्म आया, वर्क डन बाय एजेंट पर यूनिट चार्ज, वो किसी Q पे डिपेंड नहीं है। चाहे हम किसी भी चार्ज को लाएं, चाहे हम 2Q को लाएं या 4Q को लाएं या 6Q को लाएं, वर्क डन बाय चार्ज डिपेंड ही नहीं करता, केवल ये सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और सोर्स चार्ज की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये जो इक्वेशन हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो इक्वेशन है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जो सोर्स चार्ज है वही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया कैरेक्टरिस्टिक, W एजेंट बाय Q। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल, डेल V से डिनोट करते हैं। यही होता है हमारा चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो हमारा है डेल U है, वो क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक था इलेक्ट्रिक फील्ड का और किसका, एंड चार्ज का, दोनों का था, ठीक है। सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का और जो एक्सपीरियंस चार्ज, उन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक था, ठीक है। मतलब ये जो चार्ज आ रहा है, छोटा चार्ज आया है तो कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ज्यादा चार्ज आया 2Q 3Q आया है तो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जो ये डेल V है, ये एक्सपीरियंस चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, स्मॉल Q पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो कोई सा भी आप ले आओ, ठीक है, तो एक गिवन दूरी पे R पे पोटेंशियल सेम होगा। तो ये केवल इस सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये डेल V का हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अगर इन शॉर्ट हम डेल V का देखा जाए फॉर्मूला, तो डेल V हमारा क्या होता है, डेल V हमारा हो जाएगा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा वर्क डन बाय एजेंट बाय Q, ठीक है। और वर्क डन बाय एजेंट खुद क्या होता है, डेल U, तो ये हो गया डेल U बाय Q भी हो गया, ठीक है। और एक क्या हो गया, हम यहां से जानते हैं कि W इसके बराबर भी होता है, तो ये हो गया माइनस Q इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल टू फाइनल E डॉट डी एक्स। अब ये x में जा रहा है, जनरल फॉर्मूला होता है dr, क्या हो जाता है dr, कहीं भी जाओ dr, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले हैं हमारे चेंज इन पोटेंशियल के, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल क्या है, वर्क डन बाय एजेंट अपॉन क्यू, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्यू, या माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल ई डॉट डी आर। ओके, और एक और हमने निकाला था ये, है ना, तो इसको थोड़ा सा एक और फॉर्मूला इसका हो जाएगा, डब्ल्यू एजेंट ये आया था, तो डेल वी हमारा हो जाएगा के क्यू बाय आर, ये भी हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है, के क्यू बाय आर। चेंज पोटेंशियल क्या हो गया, के क्यू बाय आर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा चेंज पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा रब करते हैं। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, ये तो चेंज पोटेंशियल आया, हमें निकालना है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल क्या होगा, तो ये हमारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, और इस ए पॉइंट में जो आर की दूरी में है हमें निकालना है कि वी ए क्या होगा, ठीक है। तो हम वही करते हैं, हम इनफाइनाइट से चार्ज को लाएंगे, हम इनफाइनाइट से चार्ज को लाएंगे, तो हमारा चेंज इन जो पोटेंशियल हो जाएगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। फाइनली हमारा पोटेंशियल क्या है, ये वी ए, और इनिशियल पोटेंशियल क्या है, वी इनफिनाइट, के क्यू बाय आर। अब हम इनफिनाइट के पोटेंशियल को जीरो मानेंगे तभी तो इसका पोटेंशियल आएगा। अगर मैं बोलूं कि ये आपका सतना है और ये रीवा है, और मैं बोलूं सतना से रीवा की डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, तो आपने यहां पे सतना के बस स्टैंड में जीरो माना है ना, 0 किलोमीटर, तो रीवा के बस स्टैंड में 60 आया होगा। तो आपने जब सतना में के बस स्टैंड को 0 माना है तभी तो आप बोल सकते हो रीवा 60 की दूरी पे है, तो कहीं ना कहीं तो आपको 0 मानना पड़ेगा ना, जब तो किसी की वैल्यू आएगी। तो हमने जो 0 माना है वो यहां माना है, v ऑफ इनफिनाइट हमने क्या माना है, 0, इसका पोटेंशियल क्या माना है, 0, तो हमारा वी ए क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है, वी ए क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहां पे पोटेंशियल 0 माना है तभी हमारा कहीं पे पोटेंशियल आएगा, नहीं तो हमारा चेंज पोटेंशियल तो के क्यू बाय आर ही है। अब इसमें बहुत इसमें बातें हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चार्ज शुड बी ऑलवेज विथ साइन, ऑलवेज विथ साइन, जो चार्ज होगा वो हमेशा साइन के साथ आप पुट करोगे। अगर सोर्स चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू, सोर्स चार्ज माइनस क्यू है तो माइनस क्यू रखोगे, ठीक है। सेकेंड बात है इसमें कि जो हमारा पोटेंशियल होता है वो स्केलर होता है, क्या होता है, स्केलर, वेक्टर नहीं है, ठीक है। थर्ड हमारा इसमें जो है वो क्या है, रेफरेंस हमने क्या लिया है, रेफरेंस हमने लिया है इनफिनाइट, रेफरेंस क्या लिया है हमने, इनफिनाइट। इनफिनाइट में अगर पोटेंशियल 0 है तब इसकी वैल्यू यहां पे इतनी आई है, के क्यू बाय आर है। अब सवाल ये उठता है कि मान लो अगर हम नहीं लेते हैं रेफरेंस इनफिनाइट, हम कोई और पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट ले लेते हैं, तो क्या इसका पोटेंशियल आएगा। तो देखिए यहां पे अगर हम कोई पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है, और बी से ए ले जा रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और ये दूरी हमारी R2 है और मान लो ये R1 है। तो अगर इसी फॉर्मूले के साथ जाएं, अगर इंफिनिटी माने तो VB में क्या पोटेंशियल होगा, के क्यू बाय R2, और VA में क्या हो जाएगा, के क्यू बाय R1। यही होता है ना, अगर इनफिनाइट में हमने रेफरेंस माना है तो VB VA का ही आ जाएगा, और VB माइनस VA कर दें या VA माइनस VB कर दो तो क्या आ जाएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 आ जाएगा ना। अब फिर से VA का निकालना है, लेकिन अब हमको रेफरेंस B मानना है। अब मैं रेफरेंस इनफिनाइट नहीं मानना चाहता हूं, मैं रेफरेंस B मानना चाहता हूं।
अब मैं यहां का पोटेंशियल जीरो लूंगा, मेरी मर्जी है, मैं कहीं कहीं पोटेंशियल जीरो ले सकता हूं, ठीक है, जो नहीं कि आप इनफाइनाइट में पोटेंशियल जीरो मानो। तो मैं बी में पोटेंशियल जीरो मानना चाहता हूं, तो मेरा जो वी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला वी का आया कब, व्हेन रेफरेंस इज एट बी, जब मैंने बी में रेफरेंस माना तब वी का ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन अगर मैंने इनफाइनाइट में रेफरेंस माना तो KQ/R आएगा। ज्यादातर यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो आपको लेकिन समझाने के लिए था, ये फॉर्मूला कब है, जब हम इनफाइनाइट में पोटेंशियल को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की। किसकी बात करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब मान लीजिए ये पॉइंट है कोई ए और कुछ चार्जेस हैं -Q1, Q2, Q3, इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है और इसकी दूरी R3 है। तो VA पूछा गया क्या है। तो सुपर पोजिशन मतलब है एक एक करके देखो। जब हम Q1 निकाल रहे हैं तो मानो Q2, Q3 नहीं है, तो अगर केवल Q1 होता तो हम जानते हैं Q1 की वजह से पोटेंशियल क्या आता है, K - Q1, क्योंकि साइन चार्ज है, साइन साथ रखा जाता है और दूरी क्या है, R1। फिर मानो Q1 नहीं है, केवल Q2 है, तो Q2 की वजह से क्या आता, Q2 की वजह से आता K Q2/R2। और मान लो कि Q1 Q2 दोनों में केवल Q3 है, तो Q3 की वजह से क्या आता, K Q3/R3। अब तीनों को ऐड कर दो, यही होता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये आ गया VA में पोटेंशियल। लेकिन याद रखें इसमें हमने क्या माना है, रेफरेंस एट इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट को रेफरेंस में मानते हुए फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अगर एक चार्ज है तो उसका पोटेंशियल जानते हैं KQ/R हो, लेकिन अगर एक से ज्यादा चार्ज हो तो किसी पॉइंट में अगर पोटेंशियल निकालना तो क्या करें, पहले एक चार्ज का निकालें, फिर दूसरे चार्ज का निकालें, फिर तीसरे चार्ज का निकालें और तीनों क्या कर दें, ऐड कर दें, क्योंकि पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो नेट पोटेंशियल A में इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ओके। अब हमने एक देखा था वर्क डन बाय एजेंट अपॉन Q, क्या आया था, करेक्ट, डेल V आया था। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q डेल V इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट, ये हम लिख सकते हैं ना। अब इसका प्रयोग करने वाले हम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्जेस, ठीक है। सो हम लोग निकालेंगे वर्क डन इन असेंबलिंग 3 चार्जेस। 3 चार्ज को हमें असेंबल करना है। मान लो ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है और इनकी दूरी क्या है, R R R। तो ये असेंबल करने के लिए हमारा वर्क डन कितना निकलेगा, क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम जानते हैं सब पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, ये स्टेबल नहीं है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल नहीं है, ये दूर जाना चाहते हैं, लेकिन हमने इसमें वर्क डन किया है। तो जो हमने वर्क डन किया है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो हमारे द्वारा जो वर्क डन है, या हम जानते हैं वर्क डन ही क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हम Q1 चार्ज को लाते हैं, इसको नाम देते हैं ABC। Q1 चार्ज को लाते हैं इनफाइनाइट से A में, ठीक है। A में हम लाते हैं Q1 चार्ज को, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे कोई फील्ड ही नहीं है। अभी अभी तो Q1 यहां पे चार्ज आया है, ठीक है, कोई चार्ज ही नहीं है, इसके पहले यहां पे था ना कोई फील्ड थी। तो जब कोई फील्ड ही नहीं है, ठीक है, तो उस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। जब पोटेंशियल ही नहीं होगा तो वर्क डन क्या लगेगा, 0 लगेगा, ठीक है। अब Q1 चार्ज आ गया है, अब हमें यहाँ पे Q2 चार्ज लाना है। तो हम Q2 चार्ज भी लाएंगे, इनफाइनाइट से लाएंगे,
ठीक है, इनफाइनाइट से हम Q2 चार्ज भी लाएंगे, यहां पे लाएंगे, लेकिन जब Q2 चार्ज लाएंगे तो जो Q1 से Q2 की दूरी है वो आपकी बेटा R है। तो जो Q1 का यहां पोटेंशियल आएगा, ठीक है, जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, चेंज पोटेंशियल K Q1 बाय R आ जाएगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है या जो वर्क डन है वो क्या होता है, Q इंटू डेल वी। ठीक है, तो हम चार्ज क्या ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं, यहाँ पे Q2 ला रहे हैं, तो जो वर्क डन है हम जानते हैं Q इंटू डेल वी होता है। तो हम चार्ज क्या ला रहे हैं, Q2 ला रहे हैं, तो Q के लिए क्या आ जाएगा, Q2, और डेल वी कितना है, K Q1 बाय R। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R। इतना वर्क डन हो गया W2, ये W10। अब हमें तीसरा चार्ज लाना है, तो दूसरा चार्ज भी आ गया। अब हमें तीसरा चार्ज यहां पे लाना है, ये B पॉइंट में भी आ गया। अब C पॉइंट में हमें तीसरा चार्ज लाना है, तो C पॉइंट में भी हम तीसरा चार्ज इनफाइनाइट से लाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट से लाएंगे। लेकिन अब Q1 की जो यहां पे फील्ड होगी, यहां पे फील्ड होगी, पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, वो होगा K Q1 बाय R। और Q2 का यहां पे जो होगा, ये डिस्टेंस R है C पॉइंट पे, तो वो हो जाएगा K Q2 बाय R। तो ये क्या हो जाएगा, नेट चेंज इन पोटेंशियल, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अगर किसी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है तो Q1 चार्ज वाला निकालो और Q2 चार्ज वाला निकालो, दोनों को ऐड कर दो, तो ये नेट चेंज पोटेंशियल है। अब जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, Q इंटू डेल वी। कौन सा Q ला रहे हैं, Q3 ला रहे हैं, तो Q3, और डेल वी क्या होगा, डेल वी होगा K Q1 बाय R प्लस K Q2 बाय R, ये W3 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा टोटल वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 तो 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा बेटा 0, और W2 क्या है, K Q1 Q2 बाय R, K Q1 Q2 बाय R, और W3 क्या है, K Q1 Q3 बाय R, K Q1 Q3 बाय R प्लस K Q2 Q3 बाय R, K Q2 Q3 बाय R। तो यही हमारा वर्क डन आया, और यही हमारी क्या होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो तीन चार्ज को असेंबल करने में हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज आएगा सिस्टम का, वो इतना आएगा, K Q1 Q2 बाय R प्लस K Q1 Q3 बाय R प्लस K Q2 Q3 बाय R। ठीक है, तो बार बार हम ये नहीं करेंगे, तो मैंने डेरिवेशन करवाया है, कैसे रिजल्ट आया है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं और इसका हम एप्लीकेशन बताते हैं इस फॉर्मूले का। इसमें आप देखो सबके कॉम्बिनेशन बन रहा है, देखो Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, देखो Q1 का Q2 के साथ, Q1 का Q3 के साथ, फिर Q2 का Q1 के साथ पहले बन चुका तो नहीं बनेगा, लेकिन Q2 का Q3 के साथ नहीं बनाया तो Q2 का Q3 के साथ। जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, तो एक स्क्वायर का लिखते हैं एग्जांपल, और आप बताइएगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या आंसर आएगा। तो एक स्क्वायर है, उसको असेंबल करना है, 4 पॉइंट है, 1 2 3 4, ABCD कर देते हैं, ABCD। ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, ये Q3 है, और ये Q4 है। ठीक है, ये हमने कर दिया है, और डिस्टेंस हमारी R R R और R। तो कितने कॉम्बिनेशन बैठ सकते हैं, तो आप एक फॉर्मूला याद कर लिए, n-1/2 इतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो हमारे n कितना है, हमारा कितने हैं, 4, तो लग दिए 4, 4 - 1/2, तो क्या आ जाएगा, 4 3 2, तो 2, तो 6 कॉम्बिनेशन बैठेंगे। ठीक है, कैसे कैसे बैठेंगे, K पहले Q1 का Q2 के साथ, Q1 Q2 बाय R, फिर Q1 का Q3 के साथ, तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये R है, तो ये R√2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 बाय R√2। फिर Q1 का Q4 के साथ, तो K Q1 Q4 अपॉन R। अब Q2 का Q1 के साथ हो चुका है, तो Q2 का Q3 के साथ, तो K Q2 Q3 बाय R। अब Q2 का 4 के साथ, तो ये डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगी, R√2, तो हो जाएगा K Q2 Q4 बाय R√2। 1 2 3 4 5, एक बाकी है, तो Q3 का Q2 के साथ हो चुका है, Q3 का Q1 के साथ हो चुका है, तो बचा K Q3 Q4 बाय R। तो पूरे 6 हो गए। ठीक है, और Q4 का तो सबके साथ हो चुका है, तो यही हमारा आंसर आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए एक स्टेप में आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में
आया होगा। थैंक यू सो मच। हेलो, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप देख रहे हैं आज का टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। एक्चुअली जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मद्देनज़र। ओके, तो मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है, इक्वल स्पेसिंग है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है। और आपको पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। 2 पॉइंट है ए और बी, जिनकी दूरी जो है वो आर है। वो क्या दूरी है, आर। आपको ये पोटेंशियल निकालना है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो हमने इसके पहले जो लेक्चर्स थे उसमें आपको सिखाया है कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल, और ये होता था -q इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल E डॉट dr, ये हम लिख सकते थे। ठीक है, Q नहीं आएगा, Q हट जाएगा क्योंकि W में आता है, तो ये हम लिख सकते थे माइनस। अब क्या है कि अगर हम dV की बात करें तो ये आता है -E डॉट dr, और इसी का इंटीग्रेशन कर दे तो ये आ जाएगा, है ना, ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा जब इंटीग्रेशन कर देंगे। तो हम इस रिजल्ट को देखते हैं, dV इक्वल टू -E डॉट dr। अब E डॉट dr जो होता है, R जो हमारा है वो हमारा ये है, R हमारा ये है और E हमारा ये है। तो हमारा जो E डॉट dr हो जाएगा वो हो जाएगा E dr cos थीटा। ये मान लो थीटा है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे जानते हैं, ये अगर R है, ये थीटा है, जो पास है वो cos होता है, R के पास में ये है तो ये क्या होगा, R cos थीटा। और मान लेते हैं ये डिस्टेंस D है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा dr cos थीटा, है ना, ये हो जाएगा हमारा dr cos थीटा। इंटीग्रेट करते रहेंगे तो r cos थीटा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हमारा जो डेल V हो जाएगा वो हो जाएगा -E r cos थीटा, और यही जो r cos थीटा है वो क्या है, D। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट से हमें बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA है, वो क्या है, वो है हमारा -E इंटू D। देखिए पॉइंट हमारा ये है, AB है। तो हमें क्या सीखने को मिला, मेन चीज़ हमें सीखने को मिली कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस लेना है। देखो ये जो डिस्टेंस थी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में नहीं थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारा VB माइनस VA है और इलेक्ट्रिक फील्ड EX है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, DX होगा, ठीक है, मतलब X हो जाएगा, है ना। DX का क्या हो जाएगा, हमारा X हो जाएगा, है ना। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपको लेना है, क्योंकि R cos थीटा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाता है। और माइनस साइन का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि इफ, तो पहला पॉइंट हम लिख देते हैं। पहला पॉइंट जो हमें सीखना है कि डिस्टेंस is always along the direction of electron। तो पॉइंट क्या था कि पहला पॉइंट क्या था, डिस्टेंस शुड बी along इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के along होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका पॉइंट A है और ये B है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है R, और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जो डिस्टेंस दी गई है वो दी गई है D, ठीक है। तो हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा या वो आएगा ED, ना कि ER, ठीक है। ER क्यों लेते हैं, A और B के बीच की डिस्टेंस नहीं लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग कितनी उनकी डिस्टेंस आ रही है। मान लो यहाँ पे हम लाइट
डालते तो इस लाइन का जो प्रोजेक्शन होता वो ये होता, डी होता, ठीक है। अब सेकेंड, अगर मान लीजिए पॉइंट 1 यहाँ होता, पॉइंट 2 यहाँ होता और इलेक्ट्रिक फील्ड ये और इनकी दूरी r ऐसी है, तो अब बताइए चेंजिंग पोटेंशियल क्या होता? तो चेंजिंग पोटेंशियल होता 0। क्यों होता? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस ही नहीं है 1 और 2 की, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर, उसके अलाउंग होनी चाहिए कोई ना कोई डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके लिए? 0 होता, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाते हैं तो चेंज पोटेंशियल क्या होता है? सेम। मतलब यहाँ का पोटेंशियल अगर इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? VA = VB हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है? पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में, इस डायग्राम में क्या है कि जो VB है वो लेस है VA से, ठीक है। VB क्या है? VB के वैल्यू कम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो A पहले बढ़ रहा है, P बाद में बढ़ रहा है, तो VB क्या होगा? छोटा होगा VA से। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? -ED, ठीक है। जहां पे D क्या होता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब चेंज पोटेंशियल में नेगेटिव आएगा। चेंज पोटेंशियल नेगेटिव आएगा मतलब पहला वाला पोटेंशियल बड़ा होगा और बाद वाला पोटेंशियल क्या होगा? हमारा छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है, ओके। अब तो ये जो रिलेशन हो गया ये हमारा हो गया। अगर हमें E पता है तो हम V कैसे निकाल सकते हैं? और अगर इसी में अगर हमें V दिया और E निकालना हो तो हम जानते हैं dV = क्या होता है? -E/dx होता है। तो dV/dx = क्या हो जाएगा? -E। फॉर एग्जाम्पल अगर V दिया गया है 5x² + 5 दिया गया है तो dV/dx आ जाएगा d/dx 5x² + 5, तो ये हो जाएगा d/dx 5x² और उसको भी मिल जाएगा d/dx, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5। अब d/dx x की पावर n होता है nx n-1, तो ये भी हो जाएगा हमारा 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x और कांस्टेंट क्या होता है? 0, तो ये हो जाएगा 10x विद नेगेटिव साइन। तो ये हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है 10 वर्दी पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो पहला पॉइंट यही है, ये होता क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस को एग्जांपल से अपन देखते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये 2 पॉइंट है 1 और 2। तो 1 और 2 क्या होंगे? सेम पोटेंशियल में होंगे क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएंगे तो अगर हम इसको A पॉइंट देते हैं और इसको हम V देते हैं तो VA = क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो जाएगा, इसमें अगर हम C पॉइंट भी लेंगे तो VB = VC हो जाएगा। तो ये जो लाइन है, ये जो हमारी लाइन है, दिस लाइन इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये क्या लाइन है हमारी? क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे पोटेंशियल सेम क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है? E.dr होता है, ठीक है। तो R ऐसा है, E ऐसा है, तो परपेंडिकुलर है, तो ये खुलता है E/dr cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे हमारा क्या है? 90 है, और cos 90 0 होता है, तो del V क्या हो जाएगा? 0, मतलब VB - VA = 0, मतलब VA = VB, ठीक है। तो कोई भी जो ये इन पॉइंट्स को लाइन ही तो जोड़ रही है, तो जो लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हम इसको बोल सकते हैं लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स जॉइनिंग, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल इज नोन एज
इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। मतलब जो भी पॉइंट्स का सेम पोटेंशियल, यहाँ पे ए बी सी का सेम पोटेंशियल है, तो ये जो हमको लोकस मिला है, लोकस क्या मिला है, इसमें हमें लाइन मिला है, तो ये लाइन हमारी क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। ठीक है, अब ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये एक लाइन भी हो सकती है, जैसे इस एग्जांपल में एक सरफेस भी हो सकती है, ठीक है, और एक वॉल्यूम भी हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल हम देखेंगे। तो इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन बी लाइन, कैन बी अ सरफेस एंड कैन बी अ वॉल्यूम। सो आई थिंक यू गॉट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ सेकेंड पॉइंट इसका अपन डिस्कस करते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या है इसका। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। क्यों होंगी, बहुत ही ऑब्वियस बात है। मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जो हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, एंगल में है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, एंगल में है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा हो जाएगा, है ना। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। अब ये जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, तो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, ई क्यू वर्क डन हमारा जो होता है वो क्या होता है, क्यू ई डी होता है। हमारा जो वर्क डन होता है क्यू ई डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Q और E क्या है हमारा, E cos थीटा है, और A से B की दूरी मान लेते हैं D है, तो वर्क डन हमारा ये आ जाएगा, Q E cos थीटा D आ जाएगा। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि A का पोटेंशियल B का पोटेंशियल सेम है, और हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, Q डेल V, मतलब Q इंटू वी बी माइनस वी ए, और इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, तो वी बी और वी ए का पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्यू वी ए माइनस वी ए, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन नहीं होता है, और हमारा वर्क डन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको क्या लिया है, एक इंक्लिनेशन पे लिया है, एक एंगल पे लिया है। तो इसलिए हमेशा हमारा जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो कोई सा कंपोनेंट ही नहीं आएगा सरफेस के पैरेलल, जिससे वर्क डन नहीं होगा, है ना। सो ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है इसका, जो थर्ड पॉइंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं क्रॉस नहीं करते। मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 है, और ये पॉइंट है। तो इस 1 का भी कुछ पोटेंशियल आएगा वी बी वी ए, और इस 2 का भी कोई पोटेंशियल आएगा वी बी। मतलब एक पॉइंट P में दो पोटेंशियल आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट में तो एक ही पोटेंशियल आता है। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर intersect because there will be two potential at a point which is not possible, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस एक दूसरे को नहीं करते हैं। ठीक है, इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कोई भी अगर एक चार्ज कंडक्टर है, अगर कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, तो जिस शेप का कंडक्टर होगा उस शेप का ही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसी शेप का होगा। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होता है चार्ज कंडक्टर का, उसी के जैसे होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम एज द शेप ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, द सेम ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, सेम होता है ना इसके।
अगर ऐसा नहीं होगा, तो मान लो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, ठीक है, तो ये VA है, ये VB है, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, इफ इट नॉट सो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जिससे कि चार्ज जो है मूव करने लगेगा। इफ इट नॉट सो चार्ज विल मूव, बट हम जानते हैं चार्ज तो रेस्ट में है, बट वी नो चार्ज इज एट रेस्ट, सो शेप ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो शेप होता है कंडक्टर का वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, बराबर। VA इक्वल टू VB होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जो चार्ज है वो मूव कर जाएगा, और चार्ज तो रेस्ट में है, इसलिए सेम पोटेंशियल है, मतलब जो शेप है कंडक्टर का वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट, देखते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट इसका जो है वो है, अगर आप देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, तो हम जानते हैं रिलेशन होता है E डॉट dr इक्वल टू dV होता है, और इसको अपन लिख सकते हैं E इक्वल टू dV बाय dr माइनस विथ साइन। तो क्या है कि अगर आपका ये आपका जो आपका E है, अगर dV आपका कांस्टेंट है, जैसे मान लो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक 1 है और ये 2 है, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr, मतलब गैप जितना कम होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो यहां पे गैप जो है कम है, और यहां पे गैप क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या है, यहां पे ज्यादा है, तो E गैप कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, तो मतलब EA ज्यादा होगी EB से। तो क्राउडेड लाइंस, क्राउडेड इक्विपोटेंशियल सरफेस शो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे ज्यादा होंगे ये, ठीक है, क्राउडनेस ज्यादा होगी, यहाँ पे जहां पे ज्यादा होंगे गैप कम होगा, वहां पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, और जहां दूर दूर होंगे लेस क्राउड होगा तो क्या होगा, ये कमजोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस फॉर्मूले से हम ये निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में हम चार्ज को मूव करवाते हैं, मान लीजिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारा EPS है, और हम एक चार्ज Q को मूव करवाते हैं, A से B तक मूव करवाते हैं, तो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, Q del V होता है। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो VB माइनस VA दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, VB इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा, तो हमारा एक क्या हो जाएगा, Q VA माइनस VA, तो ये 0 हो जाएगा, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, 0। सो वर्क डन इज ऑलवेज 0 इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्क डन क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये था हमारा 6th पॉइंट। ठीक है, वर्क डन हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में 0 होता है। ठीक है, अब 7 पॉइंट ये है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है और इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 है, तो चार्ज Q को अगर A से B ले जा रहे हैं, मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस जा रहे हैं, मान लो ये V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो हमारा जो वर्क डन हो जाएगा वो Q del V हो जाएगा, है ना, मतलब W इक्वल टू Q V2 माइनस V1 हो जाएगा। सो इसका पॉइंट क्या है, वर्क इज डन इन मूविंग
चार्ज फ्रॉम वन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन होता है, लेकिन एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक जगह से दूसरी जगह आप जाओगे तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो ये हमारा 7th पॉइंट है। अब मूव करते हैं 8th पॉइंट की ओर। अगर हम एक हॉलो स्फीयर लेते हैं और यहां पे चार्ज है, तो हम जानते हैं हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है। ये हॉलो चार्ज्ड स्फीयर है और अगर यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, मान लो ए में, बी में, सी में सब जगह 0 है, तो सबका पोटेंशियल सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है तो पोटेंशियल सेम होता है, तो वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी सी होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इक्वी पोटेंशियल जो सरफेस है वो क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। तो जो हॉलो कंडक्टर के अंदर का वॉल्यूम होता है वो इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइन भी होता है, सरफेस भी होता है, वॉल्यूम भी होता है। लाइन का एग्जांपल दे दिया था, ये वॉल्यूम का एग्जांपल है। तो हॉलो चार्ज स्फीयर का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो वॉल्यूम होता है। ओके, अब कुछ इक्विपोटेंशियल अपन ड्रॉ करेंगे। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, और एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में जाएंगे, ये वी ए और ये वी बी। ठीक है, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, एक सरफेस है, प्लेन है, क्योंकि और वी ए हमारा ग्रेटर होगा वी बी से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन यहां सारे पॉइंट में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, इन यूनिफॉर्म फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज प्लेन। अगर एक यूनिफॉर्म फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, और अगर एक पॉइंट चार्ज है, अगर हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, तो यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, क्राउडेड होगा, और यहां पे गैप ज्यादा होगा। क्यों ऐसा यहां पे है क्राउडेड, यहां पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, यहां पे क्या है, यहां पे ये सब क्या है, क्राउडेड है। क्राउडेड क्यों है, पहले समझाया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी स्ट्रॉन्ग। क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है हमारी, यहाँ पे हमारी वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप ज्यादा होगा, और जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में गैप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब फाइनली हमारा 10th पॉइंट, जो हमारा 10th पॉइंट है वो एक एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। मान लो ऐसे इक्विपोटेंशियल है, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट है और 30 डिग्री के एंगल पे है। अब हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हमने किया, देखिए ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 है, और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 है, और ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब डायरेक्शन ये हो गया, ये होगी, तो हम जानते हैं कि जब पोटेंशियल जहां डिक्रीज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि पोटेंशियल जहां डिक्रीज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है।
अब हमें निकालना है, तो हम जानते हैं डेल वी इक्वल टू ई डी एक्स होता है, ई की डायरेक्शन में लेना पड़ता है, तो हमें ये लेना पड़ेगा। अब मान लो ये दूरी डी है, ठीक है, तो ये डी है आपका, और ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। आपको परपेंडिकुलर चाहिए और हाइपोटेन्यूज दिया गया है, तो आप साइन 30 लगाओगे, तो साइन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन 30 होता है 1/2 और हाइपोटेन्यूज आपका डी है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा d/2। क्या हो जाएगा, d/2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई d/2, तो डेल वी क्या हो जाएगा, e, और dx कितना आ गया, ये दूरी d/2, और डेल वी कितना आपका दिया गया है, फाइनल माइनस इनिशियल आपका दिया गया है, ये माइनस साइन होता है विथ माइनस साइन, तो 10 - 20 इक्वल टू माइनस ई d/2, तो माइनस 10 इक्वल टू माइनस ई d/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो 20/d इक्वल टू ई। तो इस तरह हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो हमारा ये 10th एग्जाम्पल है, ये वेरी स्पेशल प्रॉब्लम VSP। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा 10 वर्दी पॉइंट। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल में जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमें देखना है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, और जो हमारा डाइपोल है उसका कुछ ओरिएंटेशन ऐसा है। तो हमने पहले भी पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टॉर्क लगाता है। क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है, और अपने अलोंग, आप जैसे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो चाहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो डाइपोल है वो भी ऐसे रोटेट होके उसके अलोंग हो जाए। ठीक है, अब ये जो पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये क्या है, हमारी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारी ये इसलिए है क्योंकि अगर डाइपोल ऐसे है हमारा, अगर डाइपोल हमारा इस पोजीशन में है और इस पोजीशन से हम किसी एंगल में ले जाते हैं, तो हमने जैसे आपको पहले बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि वापस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन डाइपोल आ जाए, तो वापस रिस्टोर हो जाएगी पोजीशन। ऐसे अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो वापस रिस्टोर हो जाएगी। तो जब पोजीशन रिस्टोर हो जाती है इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमने क्या किया है, थीटा एंगल पे इसको रोटेट किया है। कितने एंगल पे किया गया है, थीटा एंगल पे इसको हमने रोटेट किया है। अब हम जानते हैं कि जो टॉर्क है, जो हमारा टॉर्क है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क है वो क्या होता है, P क्रॉस E होता है। क्या होता है, P क्रॉस E, और ये कैसे खुलता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या खुलता है, PE साइन थीटा, ऐसा खुलता है। तो हमारा जो टॉर्क है वो क्या हो गया, फंक्शन ऑफ थीटा। मतलब हमारा टॉर्क कांस्टेंट नहीं है, हमारा टॉर्क क्या है, वेरिएबल है। तो जो हम वर्क डन निकालेंगे, बहुत ही छोटे एंगल के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बहुत ही छोटे एंगल के निकालेंगे। क्यों इतने छोटे एंगल के लिए निकालेंगे, हम इसलिए निकालेंगे क्योंकि इतने छोटे एंगल में जो हमारा टॉर्क होगा उसका वेरिएशन जो है उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम वेरिएशन उसको निगलेक्ट कर सकते हैं तो उसको कांस्टेंट मान सकते हैं। तो जब कांस्टेंट मान सकते हैं तब ये फॉर्मूला वैलिड होता है, dw इक्वल टू, ये रोटेशनल वर्क डन है, इक्वल टू टॉर्क डॉट डी थीटा। ठीक है, अब हमारा टॉर्क कितना है, हमारा टॉर्क है PE साइन थीटा। हमारा टॉर्क कितना है, PE साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि टॉर्क ऐसा लग रहा है, टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा लगेगा डायरेक्शन में, और हम इसको ऐसा ले जा रहे हैं, डी थीटा इस डायरेक्शन में है, टॉर्क इस डायरेक्शन में है, और डी थीटा हमारा इस डायरेक्शन में है। मतलब टॉर्क और डी थीटा के बीच में जो एंगल है 180 का है। कितने का है, 180 का है। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, ये जो खुलेगा cos 180 हो जाएगा। तो cos 180 क्या होता है, माइनस होता है। तो हमारा जो DW आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, डी थीटा। ठीक है, क्योंकि ये रिस्टोर करवाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और हम थीटा ऐसे ले जा रहे हैं, डी थीटा ऐसे ले जा रहे हैं, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब हमें टोटल वर्क करना है, क्या निकालना है, हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्मॉल वर्क डन का। कहाँ से करना पड़ेगा, 0 से लेके कहाँ करना पड़ेगा,
थीटा तक, ठीक है। 0 से लेकर हमें कहाँ करना पड़ेगा, थीटा तक करना पड़ेगा। तो हम इसमें रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा विथ माइनस साइन। अब पी ई तो कांस्टेंट है ना, और हमारा जो इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा का वो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से थीटा। अब क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा पी ई, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा पी ई कॉस थीटा माइनस 1। ये हमारा वर्क डन आया। अब हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो माइनस डेल यू होता है, ठीक है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड के द्वारा होता है, यहाँ पे वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट नहीं कर रहा, फील्ड ही कर रही है, तो वो क्या होता है हमेशा माइनस डेल यू। हमारा वर्क डन कितना आया है, हाँ वर्क डन आया है पी ई कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस डेल यू। तो माइनस साइन यहाँ ले जाएंगे तो हमारा जो डेल यू आ जाएगा, फाइनली हमारा जो डेल यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा क्या, अब ये होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइव इनिशियल, फाइनल क्या है यू थीटा, इनिशियल क्या है u0, और ये हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको रेफरेंस मानेंगे, है ना, और उसको 0 कर देंगे, तभी तो हमारी थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो जो u थीटा हो जाएगा, वो हो जाएगा पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। जब हमने रेफरेंस क्या माना, स्टेबल इक्विलिब्रियम माना। तो ये हमारा था रिजल्ट जो हमें ऑब्टेन करना था। तो जो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होती है डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द एंगल थीटा, वो होती है पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो रेफरेंस लेंगे वो हम रेफरेंस लेंगे इनफिनाइट में, फिर से हम वो निकालेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब हम रेफरेंस लेंगे इनफिनाइट, ठीक है। तो इनफिनाइट से हम चार्जेस को लाएंगे, इनफिनाइट से हम चार्ज को लाएंगे, सबसे पहले माइनस क्यू को लाएंगे, तो दूर से ला रहे हैं, इनफिनाइट से ला रहे हैं, माइनस क्यू को ला रहे हैं, और ये जो दूरी है जैसे ये लिखिए माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और ये 2l है, और ये दूरी d है, ठीक है। तो हम माइनस क्यू को यहाँ पे ला रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो वर्क डन होता है वो क्यू डेल वी होता है, ठीक है। क्या होता है, क्यू डेल वी होता है, और डेल वी हमारा क्या होता है, माइनस ऑफ ई और डी, ठीक है, माइनस ऑफ ई डी, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी है हमारी, डिस्टेंस हमारी है d प्लस 2l, क्या है d प्लस 2l, ठीक है। तो इतना वर्क डन हो जाएगा, ठीक है, इतना वर्क डन हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो उसी की डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एफ डी कॉस 0 ही हो जाएगा, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, तो ये एफ डी ही हो जाएगा। एफ की वैल्यू होती है क्यू ई, तो ये क्यू ई हो जाएगा, लेकिन माइनस क्यू है, ठीक है। और डी की वैल्यू क्या होता है, डी की डिस्टेंस जो है वो क्या ले रहे हैं, डी प्लस 2l, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वर्क डन की हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हम प्लस क्यू को लाएंगे, तो प्लस क्यू के लिए हमारा जो वर्क डन हो जाएगा W1 है वो W2 कर लेते हैं, ये हो जाएगा क्यू ई। अब ये डिस्टेंस क्या है, डी, क्या है डिस्टेंस डी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब हम यहाँ का वर्क डन निकालेंगे तो W इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो एफ डी, अब ये पॉजिटिव चार्ज पे ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगेगी, उसी डायरेक्शन में लगेगी, है ना। तो हम फोर्स जो है प्लस क्यू पे ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो ये हो जाएगा cos 180, और cos 180 क्या होता है, -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा माइनस एफ डी हो जाएगा,
और एफ की वैल्यू क्यू ई है तो माइनस क्यू ई डी हो जाएगा, ठीक है, माइनस क्यू ई डी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, साइन ही रखा जाता है, मैंने गलती से क्यू में साइन रख दिया था। अब नेट वर्क डन निकालेंगे, डब्ल्यू जो नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 आ जाएगा। तो देखिए माइनस क्यू ई डी प्लस क्यू ई डी कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट वर्क डन हो जाएगा क्यू ई 12। अब हम जानते हैं Q इंटू 12 P होता है, तो ये हो जाएगा PE, कितना आ जाएगा PE, ठीक है, ये आ जाएगा नेटवर्क डन, PE आ जाएगा हमारा। तो हमने जो है ये हमारा नेटवर्क डन आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा नेटवर्क डन है, हमारा जो नेटवर्क डन आया है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनस डेल यू के बराबर होता है ना, माइनस डेल यू के बराबर होता है। तो ये हमारा नेटवर्क डन आया PE माइनस डेल यू, तो ये हो जाएगा माइनस PE, है ना, और डेल यू। अब ये होता है फाइनल इनिशियल को हमने इनफाइनाइट से लाए हैं, तो ये जो आ जाएगा हमारा, ये पोटेंशियल एनर्जी जो आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी माइनस PE आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हमारी जाएगी माइनस PE, ठीक है, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE रिफरेंस एट इनफाइनाइट। अब क्या हो रहा है कि हमने इन चार्ज को यहाँ ले गए, अब चार्ज को जब यहाँ पे आ गए हैं चार्ज, तो इनको रोटेट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रोटेट थीटा एंगल से, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गए थीटा एंगल से। और इसका हमने पहले निकाल लिया था, इसका जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी आया था वो क्या आया था, याद है आपको, PE1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे कुछ आया था हमारा। ये हमारा U1 है और ये U2 है, तो टोटल जो हो जाएगा पोटेंशियल हो जाएगा U1 प्लस U2 हो जाएगा, तो माइनस PE, ये हो जाएगा प्लस PE, और ये हो जाएगा PE कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस PE कॉस थीटा। तो ये PE कैंसिल हो जाएंगे, तो U हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस P डॉट E, क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E, ठीक है। तो हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। ये पोटेंशियल एनर्जी कब आया, जब हमने रेफरेंस क्या माना, रेफरेंस माना इनफाइनाइट में, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, जब हम रेफरेंस मानेंगे, जब हम रेफरेंस मानेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम को, तो हमारा U आएगा PE1 माइनस कॉस थीटा, और जब हम रेफरेंस मानेंगे इनफाइनाइट को, तो हमारा आएगा U इक्वल टू माइनस P डॉट E। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच। सो हेलो, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पे लीव करके गए थे, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच की दूरी D है, स्मॉल d है, और इन प्लेट्स का एरिया क्या है, A है। ये प्लेट्स कैसे चार्ज हुई थी, हमने क्या लगाया था, एक बैटरी लगाया था 20 वोल्ट की बैटरी। इस बैटरी का काम क्या था, वो उसने एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिए थे और दूसरे को दिए थे साइमल्टेनियसली, एक साथ। तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिए थे वो पॉजिटिव चार्ज हो गई प्लेट, और जिससे लिए थे वो क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि इस पैरेलल प्लेट का हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दें, ये बैटरी हटा दें, ठीक है। ठीक है, अब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, V। क्यों V है, क्योंकि जो बैटरी का पोटेंशियल था वो इनके बीच का हो जाएगा। जब बैटरी का पोटेंशियल इनके बीच का पोटेंशियल हो जाएगा, तभी चार्ज क्या हो जाएंगे, सैचुरेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना। हम जानते हैं बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q/V। हम पहले समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है इनके बीच में, वो कितने की आती है, वो आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितने की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वीडियो अपन पहले भी अपलोड कर चुके हैं, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे देख सकते हैं। और अगर इनके बीच की दूरी आपकी स्मॉल d है और पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से ED। तो यही हम लोग यूज करने वाले हैं, C इक्वल टू Q अपॉन V। V के लिए क्या लिख सकते हैं हम, ED लिख सकते हैं, और E के लिए क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर चला जाएगा, बचेगा सिग्मा। अब सिग्मा क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन होती है, Q बाय ए। तो हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, हम सिग्मा को लिख सकते हैं Q बाय ए, और ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे ED, यहाँ D भूल गए, ये D आएगा, और ठीक है, ये D आ जाएगा। तो ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर जाएगा, तो फाइनली हमारा C आ जाएगा, वो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट D। तो यही हमारा था रिजल्ट था जो हमें डिराइव करना था। तो पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट D। इसमें कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूं। पहली बात कि जो कैपेसिटेंस है, हमने इसके पहले एक फॉर्मूला देखा था C इक्वल टू Q बाय V। तो इस फॉर्मूले से आपको लग सकता है कि Q बढ़ाने पे C बढ़ता होगा या V बढ़ाने पे C घटता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये रिलेशन है। ये क्या है, रिलेशन है। और जो ये फॉर्मूला है ये डिपेंडेंस है। ये क्या है, डिपेंडेंस। इसका मतलब है कि C एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे। वो डिपेंड नहीं करता कितना वोल्टेज है प्लेट के बीच में, कितना वोल्टेज है, कितना चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो एरिया अगर आप बढ़ाओगे प्लेट का तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस अगर आप घटाओगे प्लेट का तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो केवल और केवल जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, ना कि Q और V पे डिपेंड करता है। आप V कितना ही बढ़ा लो, C को कुछ फर्क नहीं होगा जब तक आप एरिया और D चेंज नहीं करते हो। तो कभी कभार ये मिसकंसेप्शन होता है जो कि एकदम क्वालिफाइड होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। जैसा आप देख रहे हैं आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस में क्या फर्क आएगा जब हम एक डाइलेक्ट्रिक भर देंगे। डाइलेक्ट्रिक हमने के लिया है, डाइलेक्ट्रिक जब हम कैपेसिटेंस में डाल देते तो क्या फर्क आएगा। तो हम सब जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो किस फॉर्म से निकाला जाता है, Q अपॉन V से निकाला जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन होता है, ED होता है। अब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, फील्ड चेंज आ जाती है। फील्ड में कितना चेंज आता है, तो अब जो रिजल्टेंट फील्ड हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो पुरानी फील्ड का K टाइम्स हो जाती है, मतलब पुराने K टाइम्स कम हो जाती है। जो रिजल्टेंट फील्ड होती है ना वो K टाइम्स कम हो जाएगी। मान लेते हैं जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला था, प्लस Q माइनस Q चार्ज था, तो यहां पे जो फील्ड थी वो क्या थी, वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डाइलेक्ट्रिक K डालने से जो फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाय K हो जाएगी। अब हम सब जानते हैं सिग्मा क्या होता है, Q बाय A होता है, तो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम रख देंगे तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, Q, और E के लिए क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K और D, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने E की रखी थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K और D ये। तो ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगी तो हमारी वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट K बाय D। अब हम सब जानते हैं, मान लेते हैं नया कैपेसिटेंस हम निकाल रहे हैं, C डैश निकालना है, और ये सब हम पुराना कैपेसिटेंस के लिए जानते थे कि जब कोई भी डायरेक्टिव भरा नहीं होता था तो C की वैल्यू क्या होती थी, A एप्सिलॉन नॉट D। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिराइव किया था, ये वैल्यू रख किया था। तो ये पुराना C है, तो हमारा जो अल्टीमेट नया C आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, K टाइम्स पुराना C। मतलब जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स बढ़ जाता है, जहां पे जो K है वो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। सो न्यू कैपेसिटेंस विल बी K टाइम्स ओल्ड कैपेसिटेंस। तो डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, K टाइम। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और जैसा आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फील्ड।
एक डाइलेक्ट्रिक है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है और वो पूरा फील्ड नहीं है, पार्शली फील्ड है, उसकी थिकनेस क्या है, T है। तो क्या हमारा होगा नया कैपेसिटेंस? अगर फुली फील्ड होता है तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिराइव करवाया था, और अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो क्या कैपेसिटेंस होता है वो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिराइव करवाया था। आज हमारा टॉपिक है अगर पार्शली फील्ड हो। तो बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं कि C कैसे निकाला जाता है, Q अपॉन V से। अब जो मेरा ये वो पूरा V है, इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूं? ये मैं तोड़ सकता हूं यहाँ पे V1 में, फिर यहाँ पे तोड़ सकता हूं V2 में, और यहाँ तोड़ सकता हूं V3 में। तो मेरा ये जो V हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब मैं जानता हूं कि, या हम सब जानते हैं कि जो पोटेंशियल होता है उसका रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से होता है, ED होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म होती है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी D माइनस T बाय 2 प्लस V2 क्या हो जाएगा, हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाती है अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K, और कितनी थिकनेस है T, फिर यहाँ पे फिर से आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T बाय 2। तो हम सब जानते हैं सिग्मा क्या होता है, Q बाय A होता है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा Q और Q बाय A एप्सिलॉन नॉट और D माइनस T हो जाएगा, क्योंकि ये चीज सेम है। और यहाँ क्या आ जाएगा, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट K और T। अब Q कॉमन है तो Q तो कैंसिल ही हो जाएगा, कॉमन हो गया क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट हम क्या ले लेंगे, ऊपर ले लेंगे। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, फाइनली हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है A एप्सिलॉन नॉट हमने ऊपर ले लिया, A एप्सिलॉन नॉट, और हमारा नीचे क्या बचा, हमारा नीचे बचा D माइनस T, क्या बचा D माइनस T, और क्या बचा T बाय K। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है जो हमने डिराइव कर लिया है। तो अगर एक पार्शली फील्ड डायरेक्टली हम डालते हैं, जैसे थिकनेस T है, तो हमारा जो नया कैपेसिटेंस आता है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T। D माइनस T वो जगह है जहां पे हमारा डायरेक्टली कांस्टेंट नहीं है, प्लस T अपॉन K। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल, और टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। कोई नई चीज नहीं है कैपेसिटेंस, इसके पहले आपने पोटेंशियल पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि स्फीयर है, और स्फीयर क्योंकि मेटल का है तो चार्ज इसके सरफेस पे रहेंगे, और ये जो चार्ज है सरफेस पे मान लेते हैं कैपिटल Q है, और स्फीयर की रेडियस R है। तो हम सब जानते हैं कि जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे वो होगा KQ बाय R। इतना पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे। अगर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो क्या है, फंक्शन है चार्ज का। यही डिस्कवर किया था फराड ने, जिसको फराड लॉ भी बोलते हैं। फराड लॉ बहुत सिंपल है कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट की खोज की गई तो एक कांस्टेंट जो निकला वो होता है C, जहां पे C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है, कैपेसिटेंस। तो हमने बात ली है एक स्फीयर की। एक स्फीयर के पास चार्ज है। अब ये जो स्फीयर है ये कैसा है, आइसोलेटेड स्फीयर है। कैसा है, आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है। हम सब जानते हैं कि उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू KQ बाय R। इससे हमें समझ में आता है जो V है फंक्शन ऑफ Q का है, अगर Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। यही खोजा था फराड ने, इसको जनरलाइज किया था कि अगर चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। अगर प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यही हमारा कांस्टेंट आता है कैपेसिटेंस। तो हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं।
हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, C क्या हो सकता है हमारा Q बाय V। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हमारा डिफाइन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैपेसिटेंस। फिर अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए आइसोलेटेड का, जैसे हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी एक, अगर इसको मान लिया जाए आइसोलेटेड स्फीयर, तो जैसे कि हम जानते हैं C क्या होता है बाय V होता है। तो V हम सब जानते हैं कितना होता है एक स्फीयर का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है K Q बाय R, इतना होता है पोटेंशियल। तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी चीज ऊपर जाएगी, तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6400 × 10⁻³ होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका C आएगा 711 माइक्रोफराड। इतना एक कैपेसिटेंस आता है अर्थ का। तो एक अर्थ जिसको हमने आइसोलेटेड स्फीयर माना है उसका कैपेसिटेंस कितना आता है 711 माइक्रोफराड। मतलब एक फराड पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। जब अर्थ का नहीं हुआ, अर्थ का माइनस माइक्रोफराड आ रहा है, 10⁻⁶ फराड आ रहा है, तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका एक फराड कैपेसिटेंस आ जाए। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा अर्थ का। अब अगर कोई एक चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर है, उसका हम सब जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है KQ बाय R होता है। अब उस चार्ज स्फीयर के बगल में हम एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर ला देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस निगेटिवली चार्ज स्फीयर के आने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि यहां पे तो इसका पोटेंशियल का होगा और इस सरफेस पे इसका भी पोटेंशियल आएगा। अब क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, ये माइनस लाया है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है Q बाय V होता है। तो होगा क्या, जब हम एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है, ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर लाने से क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ब्रिंगिंग a negative charge sphere charge storing capacity increases, charge storing capacity increases। चार्ज की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम ये नेगेटिवली चार्ज पे लाते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल में, तो उसकी जो स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा सिस्टम के लिए वो आ जाएगा Q, जहां पे Q है चार्ज ऑन एनी ऑफ द स्फीयर और V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहां पे जो V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V प्लस माइनस V माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और Q क्या है, चार्ज ऑन एनी वन स्फीयर, चार्ज ऑन एनी वन स्फीयर। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका भी, जैसे कि हमने एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाला था, इसी तरह इसका भी हम एक निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब देखिए, एक मन में ख्याल आता होगा कि कैपेसिटेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, इसका क्या यूज है। तो हमने पहले लेक्चर में समझा था कि कोई चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसके पास एनर्जी होती है। मतलब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में क्या होगा, एनर्जी होगी। क्या होगी, एनर्जी होगी। तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर एनर्जी, एनर्जी होती है।
ठीक है। और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कैपेसिटर के द्वारा क्या कर लेते हैं, एक जगह क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं, तो उस जगह हमारी क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब फ्यूचर में हम चाहें वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसका रोल होता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो देखिए दो हमारे पास प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और इन पैरेलल प्लेट्स को हमने बैटरी से ज्वाइन किया गया है, V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन किया गया है। बैटरी का काम क्या है, वो एक प्लेट से चार्ज लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, एक से इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरे को सप्लाई कर देगी, दूसरे को क्या कर देगी, सप्लाई। ठीक है, एक हाथ से लिया और तुरंत ही दूसरे हाथ से दे दिया, ऐसा नहीं कि लिया फिर दिया, है ना, एक साथ काम होगा। एक से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरे को देगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहां पे बैटरी का काम क्या है, बैटरी टेक चार्ज, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट एंड गिव टू अदर, एक से लेगी और दूसरे को देगी, यही बस बैटरी का काम है, जिससे कि क्या हो जाएंगी, हमारी प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी, इक्वली अपोजिट चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब बैटरी का पोटेंशियल ये प्लेट के पोटेंशियल के क्या ना हो जाए, बराबर